दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा से फिलिस्तीन के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, जहां एक तरफा तरीके से 150 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन देश बनाने के लिए मतदान किया है, जिससे इस्राएल की नींद उड़ गई है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ चीन ने तैयार किया 55 टन वजनी हाईटेक बैटल टैंक। भारत से लगी सीमा पर होगी तैनाती, हिमालय में बढ़ेगा सैन्य दबाव, और इसी के साथ जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच काला सागर में जहाजों को निशाना बनाए जाने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की सख्त चेतावनी। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के समर्थन में एक अहम प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने वोट दिया, जिससे साफ हो गया कि दुनिया के ज्यादातर देश फिलिस्तीन के हक के साथ खड़े हैं। इस प्रस्ताव का विरोध सिर्फ 8 देशों ने किया, जिनमें इस्राएल और अमेरिका भी शामिल है। वहीं 9 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, यानी उन्होंने ना समर्थन किया और ना विरोध। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत भी मतदान किया, यानी भारत सरकार का भी कहना है कि फिलिस्तीन देश बनना चाहिए। इनके अलावा रूस, चीन जैसे महाशक्तियों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान किया है। संयुक्त राष्ट्र में पेश इस प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि फिलिस्तीनी लोगों को यह पूरा हक है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य खुद तय करें और एक आजाद देश के रूप में विकास करें। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों पर आधारित है, जिनमें आत्मनिर्णय को एक बुनियादी अधिकार माना गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही सभी देशों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों से अपील की गई है कि वो फिलिस्तीनी जनता को उनके अधिकार हासिल करने में सहयोग जारी रखें। संयुक्त राष्ट्र ने 2 टूक शब्दों में यह भी दोहराया कि क्षेत्र में न्यायपूर्ण, स्थायी और व्यापक शांति सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पहले से मौजूद यूएन प्रस्ताव के आधार पर ही संभव है। ये वोटिंग दिखाती है कि भले ही कुछ ताकतवर देश विरोध में हो, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा अब भी फिलिस्तीन के हक और उसके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के समर्थन में खड़ा है। लेकिन दोस्तों, फिर सवाल वही है, सिर्फ प्रस्ताव पास होना काफी नहीं है। इस पर जब तक अमल नहीं किया जाता, इसे जमीन पर भी लागू होना चाहिए, तभी इसे पास माना जाएगा, वरना इस तरह का प्रस्ताव पास करने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, यहां पर आगे की खबर बताने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि जैसे कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो हमला हुआ और हमलावर से हथियार छीनने वाला एक मुसलमान शख्स था, जिसका नाम अहमद अल अहमद है, लेकिन कुछ नफरती किस्म के लोग इसको मुस्लिम मानने को तैयार नहीं, बल्कि नफरती तबका इसको अलग धर्म का बता रहे हैं। जबकि खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम अस्पताल में जाकर अहमद से मुलाकात की और अपने सोशल मीडिया में भी पोस्ट कर अहमद का नाम लेकर उसे हीरो बताया, लेकिन फिर भी नफरती लोग मानने को तैयार ही नहीं है और अहमद को बड़ी संख्या में इनाम भी मिल रहे हैं। खैर, ऐसी बातों में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका है जो मुसलमानों की अच्छी इमेज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नेता अपने फायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं और आम लोग एक दूसरे के खिलाफ दिल में जहर भरते जा रहे हैं। यह हालात किसी एक धर्म या समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बेहद खतरनाक है। जब देश के लोग ही आपस में बट जाएंगे तो देश की एकता और मजबूती कमजोर होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश लगातार अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, जबकि हमें अंदरूनी लड़ाइयों में उलझाया जा रहे हैं। दरअसल चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। इस बीच चीन ने अपने पुराने बैटल टैंक 99 का अपग्रेड और मॉडर्न वर्जन टाइप 99 भी तैयार किया है। ये खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों और बेहद ठंडे मौसम में लड़ाई के लिए तैयार किया गया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये टैंक भारत के हिमालय से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात किया जा सकता है।
टाइप 99B चीन के पुराने टाइप 99 टैंकों का नया वर्जन है। इसे सितंबर 2025 में बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड में पहली बार दिखाया गया था। 99B को विभिन्न इलाकों में परीक्षण के दौरान इसकी ड्राइविंग क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और लाइव फायर अभ्यास के जरिए परखा गया। टैंक की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन क्षमता है। इसके फायर पावर और इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा उन्नत है। ये टैंक कठिन और खतरनाक परिस्थितियों में भी युद्ध कर सकता है। चीन का दावा है कि टाइप 99B तेज और लंबे समय तक लड़ाई करने में सक्षम है और इसे खास तौर पर तिब्बत के पठार और भारत चीन सीमा के लिए डिजाइन किया गया है। टाइप 99B तीसरी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है। इसका वजन करीब 55 टन है और इसमें 125 मिमी की मुख्य तोप, मजबूत कवच और कई सुरक्षा सिस्टम लगे हैं। पुराने वर्जन टाइप 99A में पहले ही फायर कंट्रोल, नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपग्रेड किए गए थे। लाइव फायर परीक्षण में टैंक की ऑटो लोडर प्रणाली का प्रदर्शन हुआ और उसने 1 किमी दूर टारगेट पर लगातार गोलियां चलाई। टेस्टिंग के दौरान टैंक को रिमोट कंट्रोल से भी चलाया गया और ऑपरेटरों को रियल टाइम जानकारी जैसे युद्ध क्षेत्र की स्थिति, कमांड और उपकरणों की स्थिति भेजी गई। टाइप 99B के कम्युनिकेशन, एंटीना और सिस्टम पहले से ज्यादा हाईटेक है। इसमें 360 डिग्री के ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर है जो दिन और रात में आसानी से टारगेट पर हमले कर सकता है। दरअसल चीन ने गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के बाद हल्के टाइप 15 टैंक तैनात किए थे। 33 टन वजनी ये टैंक 55 टन वजनी टाइप 99 टैंक के मुकाबले आसानी से दुर्गम इलाकों में पहुंच सकता है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीधे टकराव की स्थिति में भारत के T-72 और T-90 टैंकों का मुकाबला करने के लिए अधिक ज्यादा फायर पावर वाले बैटल टैंक की जरूरत है। बताया जा रहा है कि चीन का नया टाइप 99B टैंक भारतीय टैंकों के मुकाबले ज्यादा मारक क्षमता देगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने काला सागर में व्यापारिक और आम नागरिक जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे हमले किसी के भी फायदे में नहीं है और इससे पूरे क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अंकारा में राजदूतों को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते काला सागर में हालात पहले ही संवेदनशील है। ऐसे में जहाजों को निशाना बनाना हालात और बिगाड़ सकता है। उन्होंने बताया कि तुर्की ने युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को साफ संदेश दे दिया है कि उसके समुद्री इलाके में किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के पास मजबूत रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि देश को अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा करनी है। गाजा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारी पाबंदियों और मुश्किल हालात के बावजूद तुर्की अब तक गाजा में 1,03,000 टन से ज्यादा मानवीय मदद भेज चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की पीड़ितों के साथ खड़ा रहेगा। सीरिया के मुद्दे पर बोलते हुए एर्दोगान ने कहा कि वहां स्थायी शांति और सुरक्षा में सबसे बड़ी रुकावट इजरायल की नीतियां हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हालात बेहतर होने के बाद तुर्की से अब तक करीब 5,80,000 सीरियाई शरणार्थी अपने देश वापस लौट चुके हैं और आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।